हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। डॉक्टर योगेश वासिष्ठ जी के कुशल निर्देशन में आज मैं आपके लिए एक नया अध्याय लेकर आई हूँ। कक्षा 12वीं की वेतान पुस्तक से डायरी के पन्ने, जिसे लिखा है एन फ्रैंक ने। युद्ध से इतिहास बनते हैं, बदलते हैं और बिगड़ते हैं। भौगोलिक नक्शा ही बदल जाता है। कई बार खास इलाकों के मनुष्यों, जाति और संस्कृति का नामो निशान तक मिट जाता है। युद्ध का दंश कई पीढ़ियों को भी झेलना पड़ता है और जापान तो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भी है। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह इतिहास के सबसे आतंकवाद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव का बयान करती है। हम यहाँ उस भयावह दौर को किसी इतिहासकार की निगाह से नहीं, सीधे भोक्ता की निगाह से देखेंगे। और भोक्ता भी ऐसा है जिसकी समझ और संवेदना तो बहुत गहरी है ही, उम्र के साथ आने वाले दूषणों से पूरी तरह अछूती भी है। पाठ की पृष्ठभूमि जानते हैं। एन फ्रैंक की बहुचर्चित डायरी 2 साल के उसी अज्ञातवास के दौरान लिखी गई है। एन फ्रैंक को अपने 13वें जन्मदिन पर, जो कि था 12 जून 1942 को, अपने जन्मदिन पर एक सफ़ेद और लाल कपड़े की जिल्द वाली नोटबुक दी गई। तभी उसने सोचा कि नोटबुक को वो अपनी डायरी बनाएगी। गुड़िया किट्टी को संबोधित करके उसने डायरी लिखनी शुरू की। सन 1933 के मार्च महीने के कोर्ट के नगर निगम चुनाव में हिटलर के नाजी पार्टी की जीत के तुरंत बाद ही विरोधी प्रदर्शन ने जोर पकड़ा। यहूदियों पर अत्याचार चरम पर थे। ऐसे समय में ऑटो ने, जो कि एनी फ्रैंक के पिताजी हैं, नीदरलैंड में बसने का विचार किया। लेकिन कुछ समय के बाद ही नीदरलैंड पर भी जर्मनी का कब्जा हो गया। यहूदियों पर भीषण अत्याचार किया जा रहा था और खोज खोज कर उन्हें यातना शिविर में भेजा जा रहा था। उन्हें ऐसे नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य किया जाने लगा जो कि उनके लिए अपमानजनक थे। उनसे भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। उस समय यहूदियों को किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ा, इसका दस्तावेज है एन फ्रैंक की डायरी। तो यहां पर प्रस्तुत है उसके कुछ अंश। 8 जुलाई 1942, दिन है बुधवार। एन फ्रैंक गुप्त आवास के विषय में लिखती हैं। उसे ऐसा लगता है पापा को एएसएस का बुलावा आया, लेकिन बाद में पता चलता है यह बुलावा पिताजी के लिए नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन मार्गोट के लिए आया है। वे अज्ञातवास में जाने की तैयारी करने लगे। वो कहती है, अज्ञातवास? हम कहाँ जाकर छुपेंगे? शहर में, किसी घर में, किसी परछत्ती पर कब, कहाँ, कैसे? ये सवाल ऐसे थे जो एन फ्रैंक पूछ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में ये सारे सवाल कुलबुला रहे थे। एन और एन की बड़ी बहन मार्गोट ने अपने अपने थैले में जरूरी चीजों के साथ साथ अजीबोगरीब चीजें भी ठूसनी शुरू कर दी। लेकिन सबसे पहले एन ने अपनी डायरी रखी। उसके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि स्मृतियां उसके लिए पोशाकों की तुलना में ज्यादा मायने रखती हैं। 9 जुलाई 1942, दिन गुरुवार। इस दिन की डायरी में एन फ्रैंक लिखती हैं, तो आखिर हम चल पड़ते हैं। मम्मी पापा के साथ साथ कंधे पर बड़े बड़े थैले टांगे हम चले जा रहे हैं। आते जाते हुए लोग उन्हें देख तो रहे थे, लेकिन चाह कर भी उनके लिए वाहन उपलब्ध नहीं करा सकते थे। क्यों नहीं करा सकते थे? क्योंकि उनके सीने पर एक पीला सितारा लगा हुआ था, जिसे हिटलर के शासन में यहूदियों को लगाने के लिए विवश किया गया था, ताकि वो अलग से दिखाई दे सकें। छिपने के लिए उनके पास एकमात्र स्थान था, और वो स्थान क्या था? उनके पापा के ऑफिस की इमारत, जो कि जिसमें कि 3 मंजिला इमारत थी। वो निचले हिस्से में बड़ा सा गोदाम था। मसाला पिसाई के लिए अलग अलग केबिन बने हुए थे, और ऊपर के 2 मंजिल में एन और मिस्टर वानदान का परिवार रहने वाला था। एन के परिवार के अलावा मिस्टर वानदान, मिसेस वानदान और उनका बेटा पीटर तथा मिस्टर डसेल, कुछ 8 लोग वहां पर रहने वाले थे।
यहाँ पर एन उस घर के हर कमरे और सीढ़ियों का ब्यौरा देती है और बताती है कि कौन कहाँ रुकेगा। 10 जुलाई 1942 की डायरी में एन फ्रैंक क्या लिखती है? अज्ञातवास के अगले दिन का वर्णन करते हुए कहती हैं, यहाँ पर पहुंचने पर उसकी माँ और बहन पूरी तरह से थक चुकी थी। एन और उसके पिता ही उस स्थान को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। वे दोनों ही सारा दिन पैकिंग खोलते रहे, अलमारियां भरते रहे, कीले ठोकते रहे और जितना भी वो सामान इन कुछ दिनों में लेकर आए थे वो तमाम सामान ठिकाने लगाते रहे। आखिरकार थककर चूर हो गए और बिस्तर पर ढह गए। पूरे दिन में उन्होंने एक बार भी गर्म खाना नहीं खाया। मंगलवार की सुबह पिछले रात के छोड़े हुए काम को पूरा करते हैं और बुधवार तक तो उन्हें यह सोचने तक की फुर्सत नहीं थी कि उनकी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका था। 28 नवंबर 1942 दिन है शनिवार। इस दिन की डायरी में एन लिखती है कि वे बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि हम बहुत ज़्यादा बिजली प्रयोग कर रहे हैं तो बिजली और राशन के खत्म होने के डर से कायदे से प्रयोग करने लगे। थोड़ा सोच समझकर वो इसे खर्च करने लगे और 4 साढ़े 4 बजते ही क्या होता है, वहाँ पर अंधेरा छाने लगता है और रात को वो लाइट जला नहीं सकते क्योंकि लाइट जलाना मना है। अगर वो लाइट जलाते तो वहाँ पर उनके अज्ञातवास का भेद खुल जाता। तो इस समय में वे उलझुल हरकतें करते, पहेलियां बुझाते, अंग्रेजी या फ्रेंच बोलते या फिर किसी किताब की समीक्षा करते। और जब बहुत ज़्यादा बोर हो जाते तो क्या करते, दूरबीन लेकर पड़ोसियों के घर में ताक झांक करते कि देखते कि पड़ोसी आखिर कर क्या रहे हैं। इसी तरह से वो अपना दिन बिताते हैं। एन को मिस्टर डसेल के साथ अपना कमरा शेयर करना पड़ता है, जो कि बहुत ही अनुशासन प्रिय और चुगलखोर हैं। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि दिन में एन जो भी गलतियां करती हैं जिस पर उन्हें मिस्टर डसेल का उपदेश सुनने को मिलता है और तभी मिस्टर डसेल जाकर उनकी माँ से शिकायत कर देते हैं। जो डांट या उपदेश वो एक बार मिस्टर डसेल से सुन चुकी होती है, वही उपदेश उसे दोबारा से माँ से भी सुनने को मिलता है। यहाँ पर एन अपने बारे में कहती है, रात को जब मैं बिस्तर पर होती हूँ तो अपने पापों और बढ़ा चढ़ाकर बताई गई अपनी खामियों के बारे में सोचती हूँ तो वे इतनी ज़्यादा होती हैं कि अपने मूड के हिसाब से या तो मैं उन पर हंस सकती हूँ या रो सकती हूँ। तब मैं इस अजीब से ख्याल के साथ सो जाती हूँ कि मैं जो कुछ हूँ उससे अलग होना चाहती हूँ या मैं उससे अलग तरीके से व्यवहार करना चाहती हूँ, जो मैं हूँ या जो मैं होना चाहती हूँ। यहाँ पर अपनी एक और विशेषता का जिक्र करती है एन कि मुझे लिख कर काटना बिल्कुल पसंद नहीं है और कागज़ खराब करना तो अज्ञातवास में बिल्कुल मना था। तो इसलिए कहती है, मैं जो लिख चुकी हूँ उन पर ज़्यादा ध्यान मत देना, यही मेरी खामियां हैं और यही मेरी विशेषताएं हैं। अब दिनांक है 19 मार्च 1943 शुक्रवार को। यहाँ पर एन अपनी प्यारी किट्टी को संबोधित करती है, क्योंकि वो जब भी डायरी लिखती है अपनी प्यारी किट्टी को ही संबोधित करती है, अपनी प्यारी गुड़िया को संबोधित करते हुए डायरी लिखती है। एन बताती है कि वो तुर्की के इंग्लैंड के पक्ष में न आने पर निराश है। एक बार तो अफवाह उड़ी थी कि टर्की इंग्लैंड के पक्ष में, लेकिन बाद में ये झूठी साबित हुई, तो जिसके कारण एन बहुत परेशान है, निराश है। 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित कर दिए गए थे। यह उन लोगों के लिए बड़ा झटका था जो अपने धन का हिसाब किताब नहीं दे सकते थे। एन बताती है कि मिस्टर डसेल को पैरों से चलने वाली धातु की ड्रिल मशीन मिल गई है, जिससे वो अपने दांतों का पूरा चेकअप करवा लेगी। यहाँ पर मिस्टर डसेल के बारे में वो बताती है कि जब कायदे कानून की बात आती है तो मिस्टर डसेल भयंकर आलस दिखाते हैं, लेकिन चार्लोट और कई दूसरे लोगों से वो पत्र व्यवहार बनाए हुए हैं। पत्र व्यवहार में उन्हें
आलस से नहीं आता है। उनके पत्र मार्गोट डच भाषा में सही करती है। उनके पत्रों को सही करने का कार्य एन की बड़ी बहन मार्गोट करती है, लेकिन पिताजी के कहने पर उसने ये कार्य बंद कर दिया क्योंकि उनके पिता को पसंद नहीं है। एन घायल जर्मन सैनिक और हिटलर की बातचीत सुनती है रेडियो पर, और घायल सैनिक बड़े गर्व से अपने जख्म दिखाते हैं। जितने ज्यादा घाव उतना ही ज्यादा गर्व। उसी वक्त उसका पैर डसेल के साबुन पर पड़ जाता है, जिससे कि साबुन खराब हो जाता है, और वो अपने पापा को कहती है कि इसकी भरपाई करें, कि उनको हर महीने युद्ध के समय की एक घटिया साबुन की बट्टी मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ एन अपने इस दिन की डायरी समाप्त करती है। 23 जनवरी 1944 एन प्यारी किटी को संबोधित करके डायरी लिखती है। एन बताती है कि इधर के कुछ सप्ताहों में मुझे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवार के वंशावली तालिकाओं में खासी रुचि हो गई है, और इस नतीजे पर पहुंचती है कि एक बार अगर वो खोजना शुरू करती है तो उसके हाथ और अधिक रोचक जानकारियां लगने लगती हैं। अब जब स्कूल के काम की बात आती है तो बहुत मेहनत करती हैं और बीबीसी की होम सर्विस को भी समझती हैं। रविवार का दिन फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें देखने में गुजारती हैं, क्योंकि मिस्टर कुगलर उनके लिए बहुत सारी थिएटर की पत्र पत्रिकाएं लेकर आते हैं, लेकिन परिवार वाले इसे पैसे की बर्बादी मानते हैं। दूसरी तरफ यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि कैसे एन मुख्य नायक और नायिकाओं के नाम और समीक्षाएं फर्राटे से बोलती है। फिल्म कलाकारों को देख देखकर उसने हेयर स्टाइल भी बनाना सीखा है, लेकिन वो एक हेयर स्टाइल आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकती। पहले की तरह उलझे हुए घुंघराले बाल खोल लेती है। अब है दिन 28 जनवरी 1944, वार बुधवार। एन बताती है कि उसे अपने मम्मी और मिसेस वानदान से वही कहानियां सुनने को मिलती है जिसे वो बहुत बार सुन चुकी है। अगर उसे कहानियां नहीं सुननी होती तो मिस्टर डसेल शुरू हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं? खूबसूरत रेस के घोड़े, उनकी 4 लोट का महंगा वार्डरोब, लीक करती नावें, 4 बरस की उम्र में तैर सकने वाले बच्चे, दर्द करती मांसपेशियां और डरे हुए मरीज, ये सब किस्से वो सुनाना शुरू कर देते हैं। और जब वो कोई लतीफ़े सुनाते हैं तो उन पे कोई हंसता नहीं। क्यों नहीं हंसता? क्योंकि इन लतीफ़ों को वो बार बार सुना चुके हैं। सभी को पता होता है कि वो अब क्या सुनाने वाले हैं। अब एन जिक्र करती है अज्ञातवास के बारे में। जॉन और मिस्टर क्लीन, इनको अज्ञातवास में छुपे लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। वे जानते हैं कि हम अपनी जैसी हालत में जी रहे लोगों की बातें जानने के लिए उत्सुक हैं, जानने के इच्छुक हैं। हमें उन सब की तकलीफों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गई हैं, और उन लोगों की खुशी में हमारी खुशी है जो कैद से आजाद हो गई हैं। भूमिगत होना या अज्ञातवास में चले जाना अब आम बात हो गई है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद करते हैं। ऐसे में जब दूसरे लोग जर्मनों के खिलाफ युद्ध में बहादुरी दिखा रहे हैं तो हमारे मददगार रोजाना अपनी बेहतरीन भावनाओं और प्यार से हमारा दिल जीत रहे हैं। जिनके पास राशन कार्ड नहीं होता उन्हें 60 गिल्डर देने पड़ते हैं। अज्ञातवास में रह रहे लोगों से रजिस्ट्रेशन का आग्रह करके राशन कार्ड बनवाने के लिए कहा जाता है। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं इस तरह की चाल जर्मनों को पता न लग जाए। एन कहती है कि इन सब के साथ ये ख्याल रखना पड़ता है कि इस तरह की चालाकियों की जर्मनों को हवा भी न लगे। 29 मार्च 1944 एन इस दिन की डायरी में लिखती है, कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्केस्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाएगा। एन रोमांचित हो उठती है। सोचो ये कितना दिलचस्प होगा जब मैं इस गुप्त एनेक्सी के बारे में छपवाऊंगी
उसका शीर्षक ही कुछ ऐसा होगा कि लोग इसे एक जासूसी कहानी समझेंगे। एन कहती है, युद्ध के 10 साल बाद लोग जब इससे कितना चकित होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और यहूदियों के रूप में अज्ञातवास में हम क्या क्या बातें करते थे। हालांकि मैं तुम्हें इस जीवन के बारे में काफी कुछ बता चुकी हूं, लेकिन फिर भी तुम अभी भी थोड़ा ही जान पाई हो कि हवाई हमले के दौरान औरतें कैसे डर जाती हैं। अब एन बताती है, अभी देखो ना, पिछले रविवार जब 350 ब्रिटिश वायुयानों ने इज्मुइडेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया तो हमारे घर ऐसे कांप रहे थे जैसे हवा में घास की पत्तियां। घरों में कैसी महामारियां फैली हुई हैं। लोगों को सामान खरीदने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। चोरी चकारी बढ़ गई है। लोग 5 मिनट के लिए भी अपना घर नहीं छोड़ पाते। यहाँ तक कि बच्चों की नैतिकता भी अच्छी नहीं है। सब भूखे हैं। एक हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। बच्चे भूख और बीमारी से बेहाल हैं। उन्हें फटे पुराने और जूतों में काम चलाना पड़ता है और सरकारी हमले तो बढ़ते ही जा रहे हैं। 11 अप्रैल 1944 को एन बताती है कि समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। गुरुवार को तो सब कुछ ठीक ठाक था। गुरुवार को वो खेल रहे थे और शनिवार भी बहुत मजे में गुजरा। दिन पता ही नहीं चला कैसे बीत गया। लेकिन शनिवार को कोई 2 बजे का वक्त रहा होगा, अचानक से तेज गोलाबारी शुरू हो गई। मशीन गनें चल रही थी। मर्द लोगों का यही कहना था कि बाकी लोगों के लिए सब कुछ शांत था। रविवार दोपहर के वक्त पीटर उसे मिलने आता है। 6 बजे से 7:15 बजे तक रेडियो पर बहुत ही खूबसूरत संगीत बज रहा था। एन को वो संगीत बहुत अच्छा लगा। रसोई में तो वो संगीत सुन नहीं पाती क्योंकि दिव्य संगीत उसकी आत्मा की गहराइयों में उतरता चला जाता है, तो इसलिए वे ऊपर जाते हैं। एन और पीटर मिस्टर डसेल को परेशान करने की योजना बनाते हैं, उनका कुशन छुपा लेते हैं, लेकिन बाद में वो उसे वापस लौटा देते हैं। उसी रात की घटना का जिक्र करते हुए एन कहती है, उसी रात उनके घर में सेंधमारी की घटना हुई। गुप्तवास में रहने की मजबूरी से घटी इस घटना ने सभी 8 लोगों को हिलाकर रख दिया। 13 जून 1944 मंगलवार का दिन। एन को उसके 15वें जन्मदिन पर बहुत सारे उपहार मिले। वो दिन भी आ गया जब उसका 15वां जन्मदिन हुआ और उसे अपने जन्मदिन पर बहुत सारे उपहार मिले। ये सभी उपहार उसे मम्मी पापा, मार्गोट, वानदान परिवार, डसेल, मिएप, मिस्टर कुगलर और पीटर द्वारा दिए गए। बेहद खराब मौसम के बावजूद हमले जारी हैं। ब्रिटिश सैनिकों ने पहले जिन गांवों पर कब्जा कर लिया था, अब उसे मुक्त कर दिया गया है। उन गांवों को देखने के लिए कल चर्चिल, स्मर्ट्स, आइजनहावर और आर्मोल्ड गए। चर्चिल जन्मजात बहादुर है। ब्रिटिश सैनिकों ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए कमर कस ली है। कुछ लोगों का तर्क है कि ब्रिटिश को लड़ते रहना चाहिए और हॉलैंड के साथ साथ कब्जे वाले दूसरे देशों को भी आज़ाद कराकर उसे हॉलैंड से चला जाना चाहिए। अगर ब्रिटिश ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर कर दिए होते तो हॉलैंड जर्मनी बन चुका होता। एन सोचती है कि लोग मुझे घमंडी समझते हैं। वह अपनी कई कमजोरियों और खामियों को जानकर खुद को बदलना चाहती है और काफी हद तक बदल भी चुकी है। मिसेज वानदान और डसेल को वो मूर्ख समझती है। एन की माँ जब उसे सलाह देना शुरू करती है तो एन समझती है कि मुझे कोई नहीं समझता। एन सोचती है कि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ सके, और ऐसे समय में वो पीटर को अपना दोस्त मानती है और उससे मिले बिना रह नहीं सकती।
वह शांति प्रिय, सहनशील और बेहद सहज मन की व्यक्तित्व है। पीटर की कई बातें एन को बिल्कुल पसंद नहीं है। वह एन को अपनी जिंदगी में झांकने का मौका नहीं देता। वह एन की तुलना में ज्यादा घुन्ना है। और दूसरी तरफ एन प्रकृति प्रेमी है। वह प्राकृतिक नजारों का आनंद लेना चाहती है और प्रकृति में बिताए गए पलों को याद करती है। एन बताती है, आसमान, बादलों, चांद और तारों की तरफ देखना उसे शांति और आशा की भावना से सरोबार कर देता है। वह प्रकृति को वेलेरियन मतलब एक फूलदार पौधा होता है और ब्रोमाइड जो कि निद्राकर औषधि है, उससे भी अधिक शांति देने वाली बताती है। उसके लिए प्रकृति शांति पाने का रामबाण दवा है। मतलब अगर प्रकृति की गोद में चले जाओ तो उसके बाद कहीं और शांति ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन वह प्रकृति को खिड़कियों में से नहीं निहारना चाहती जो कि मैली है, क्योंकि उसे ऐसा करने से आनंद नहीं आता। प्रकृति को वह ऐसा वरदान मानती है जिसका कोई सानी नहीं। एन यहाँ पर पुरुष प्रधान समाज का भी जिक्र करती है। एन के अनुसार पुरुष औरतों पर शासन इसलिए करता है क्योंकि वो कमा कर लाता है। लेकिन अब शिक्षा, काम, प्रगति ने औरतों की भी आंखें खोल दी हैं। जो आधुनिक महिलाएं हैं वो पूरी तरह स्वतंत्र होने का हक चाहती हैं। औरतों को भी तो सैनिक होने का दर्जा दिया जाना चाहिए। एन ने मौत के खिलाफ मनुष्य पुस्तक में पढ़ा था कि आमतौर पर युद्ध में लड़ने वाले वीर को जितनी तकलीफ, पीड़ा, बीमारी और यंत्रणा से गुजरना पड़ता है, उससे कहीं अधिक तकलीफें औरतों को बच्चे जन्म देते समय झेलनी पड़ती हैं और वे अपने शरीर का आकर्षण भी खो देती हैं। मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए औरतें बहुत अधिक मजबूत और बहादुर सिपाहियों से भी ज्यादा संघर्ष करती हैं। इस पुस्तक के लेखक श्री पोल द क्रूइफ जी की इस बात से सहमत हैं जब वो कहते हैं कि पुरुषों को यह बात सीखनी ही चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं वहां जन्म अनिवार्य और टाला न जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। एन को विश्वास है कि औरतें अगली सदी तक ज्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ वो अपनी डायरी को विराम देती है। आखिरी हिस्सा उसने 1 अगस्त 1944 को लिखा कि आपके पाठ्यक्रम में चर्चा नहीं की गई है, और 1 अगस्त 1944 के 3 दिन बाद ही दूसरे लोगों के समेत नाजी पुलिस के हत्थे चढ़ गई। उसे यातना शिविर में भेजा गया जहां पर वो यातना सहन नहीं कर पाई और वो दुनिया को अलविदा कह गई। अब इसके प्रश्नोत्तर चर्चा करते हैं, क्योंकि इसमें से 2-2 अंक के रचनात्मक प्रश्न आते हैं जो कि पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त आपको पाठ में से ही छांटकर प्रश्न दिए जाते हैं। पहला प्रश्न है, एन फ्रैंक कौन थी और उसकी डायरी क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा कि एन फ्रैंक एक यहूदी परिवार की लड़की थी। हिटलर के अत्याचारों से बचने के लिए उसे अन्य यहूदी परिवारों की तरह 2 साल तक अज्ञातवास में रहना पड़ा। तो इस दौरान जो उसने डायरी लिखी, तो उस डायरी में क्या क्या लिखा उसने किन किन चीजों को शामिल किया, उसकी डायरी पढ़ने के बाद हमें क्या लगा? उसमें लिखा कि भय, आतंक, भूख, प्यार, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफ, हवाई हमले का डर, पकड़े जाने का लगातार डर, 13 साल की उम्र की कल्पनाएं और सपने, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक जरूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा और अकेलेपन, इन सबको उस डायरी में शामिल किया गया है। और अगर हम इसका एक पूर्ण रूप से अगर मूल्यांकन करते हैं इस डायरी का, तो हम देखते हैं कि ये डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत
दस्तावेज है। प्रश्न संख्या 2, डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर एन की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसमें पाठ के आधार पर हमने जो कुछ भी एन के बारे में जाना उसके बारे में जिक्र करते हैं। एन प्रतिभावान और धैर्यवान लड़की थी। उसके समग्र व्यक्तित्व पर यदि हम नजर डालें तो वो बहुत ही सहज और शालीन नजर आती है। उसकी सोच सकारात्मक, परिपक्व और सुलझी हुई थी। इसी परिपक्व सोच के कारण ही उसने अपने मन के भाव अपनी डायरी में अभिव्यक्त किए और हमें उस दौर का महत्वपूर्ण इतिहास जानने का अवसर मिला। उसके स्त्री संबंधी विचार बहुत अच्छे हैं। उसका मानना है कि स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर हक मिलना चाहिए। यहाँ उसके व्यक्तित्व की एक और विशेषता को बताना चाहेंगे, वह है संवेदनशीलता। तभी तो कहती कि काश कोई होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। तो इसी के आधार पर हमें वो संवेदनशील भी प्रतीत होती है। तो एन के व्यक्तित्व पर नजर डालने के बाद हम पाते हैं कि एन बहुत कम उम्र होने के बाद भी बहुत सुलझे हुए विचारों वाली बालिका है। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। एन की डायरी उसके निजी भावनात्मक उथल पुथल का दस्तावेज भी है। इस कथन की विवेचना कीजिए। प्रत्येक लेखक आत्माभिव्यक्ति के लिए लिखता है। यदि उसके मन में विचार उठ रहे हैं और उन विचारों को यदि वो मौखिक रूप से प्रकट कर देता है तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। और यदि उसे कोई सुनने वाला नहीं मिलता तो उसे लिखकर प्रकट करता है। मतलब उसके मन में जो भी विचार उठ रहे हैं उन्हें वो लिखित रूप देता है। यही काम एन ने भी किया। अज्ञातवास के दौरान सभी उसे डांटते हैं, फटकारते हैं, कोई उसके मन के भावों को नहीं समझता। तो अपने मन में उठने वाले उस तूफान को वो कहीं तो प्रकट करे, इसीलिए वो उसे शब्दों में उकेरती है, अपनी डायरी में शब्दों में प्रकट करती है। और इस तरह से ये डायरी उसके निजी जीवन की उथल पुथल का दस्तावेज है। प्रश्न संख्या 4, अज्ञातवास की बात सुनकर एन के दिमाग में कौन कौन से सवाल कुलबुला रहे थे? अज्ञातवास की बात सुनकर एन के दिमाग में बहुत सारे सवाल कुलबुला रहे थे। जैसे एन सोचती है कि हम कहाँ छिपेंगे, इस घर में, शहर में, किसी परछत्ती पर, कब, कहाँ, कैसे आदि। तो उसके दिमाग में इसी तरह के सवाल कुलबुला रहे थे कि आखिर उनको अज्ञातवास के दौरान कहाँ पर रहना है। कभी वो सोचती है इस घर में रहेंगे, कभी वो सोचती है किसी शहर में रहेंगे, लेकिन कब, कहाँ और कैसे इस बारे में उसे पता नहीं है। और यही विचार उसके दिमाग में कुलबुला रहे थे। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। एन ने अपने थैले में क्या क्या भरा और क्यों? अपनी डायरी में एन लिखती है कि सबसे पहले मैंने अपने थैले में डायरी रखी, क्योंकि पोशाकों की तुलना में स्मृतियां मेरे लिए ज्यादा मायने रखती हैं। तो सबसे पहले बैग में उसने रखी डायरी, उसके बाद कर्लर, रुमाल, स्कूल की किताबें, एक कंघी और कुछ पुरानी चिट्ठियां थैले में डाली। प्रश्न संख्या 6, यहूदियों को पीला सितारा लगाने पर क्यों मजबूर किया जाता था? तो यहाँ पर हमने देखा कि जब वो सामान लेकर जा रहे थे तो उनके सीने पर पीला सितारा लगा हुआ था, जो कि उनकी मजबूरी को प्रकट कर रहा था। आने जाने वाले राहगीर उनकी मदद नहीं कर सकते थे। तो क्यों लगाना पड़ रहा था? क्योंकि हिटलर के शासनकाल में यहूदियों की अलग से पहचान की जा सके, इसीलिए उन्हें अपने सीने पर पीला सितारा लगाने के लिए विवश किया जाता था। प्रश्न संख्या 7, एन को किस कारण से लगा था कि उसकी दुनिया पूरी तरह से उलट पुलट गई थी? बुधवार 8 जुलाई 1942। उस दिन एन के घर संदेशा आया कि उसकी 16 वर्षीय बहन मार्गोट का एएसएस से बुलावा आया है। और इस बुलावे का अर्थ क्या था? कि यातना शिविर में बुलाया जाना। समस्त यहूदियों को यातना शिविर में इसलिए बुलाया जाता था कि उन्हें पीड़ित किया जा सके। और एन के माता पिता को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। फिर उन्होंने अपनी परिवार की चिंता करते हुए तुरंत ही अज्ञातवास पर जाने का निश्चय कर लिया।
घटना से एन को लगा कि उसकी दुनिया पूरी तरह से उलट पलट गई है। प्रश्न संख्या 8, मिस्टर डसेल कौन है? मिस्टर डसेल एक दंत चिकित्सक हैं और वो भी एन के परिवार के साथ ही अज्ञातवास पर हैं। यहाँ पर एन जिक्र करती है कि उन्हें उनके साथ अपना कमरा शेयर करना पड़ता है, तो यहाँ पर मिस्टर डसेल का इतना ही जिक्र आया। प्रश्न संख्या 9, अज्ञातवास के दौरान टर्की से संबंधित कौन सी उत्साहवर्धक अफवाह सुनी गई थी? अज्ञातवास के दौरान एन रेडियो सुनती थी और एक दिन उसने क्या सुना कि एक केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि टर्की जल्दी ही तटस्थता छोड़ देगा और इंग्लैंड के पक्ष में आ जाएगा। तो उन्हें लगा कि वास्तव में टर्की इंग्लैंड के पक्ष में आ जाएगा, लेकिन बाद में उन्हें पता लगा ये एक अफवाह मात्र थी। तो इसी तरह उन्होंने यह उत्साहवर्धक अफवाह सुनी थी। प्रश्न संख्या 10, 1000 गिल्डर के नोट अवैध घोषित करने पर लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका हम क्या लिख सकते हैं? इसका उत्तर कि 1000 गिल्डर के नोट अवैध घोषित हो जाने पर कुछ लोगों को भारी नुकसान हुआ। उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था जो अज्ञातवास पर थे, क्योंकि वो अपने धन का हिसाब किताब नहीं रखते थे और अगर मान लो उन्हें नोट बदलवाने पड़े तो इस बात का उन्हें सबूत देना पड़ता कि ये नोट उन्होंने कहाँ से प्राप्त किए हैं। तो इसीलिए कुछ लोगों को भारी नुकसान हुआ। प्रश्न संख्या 11, हिटलर अपने सैनिकों से मुख्य रूप से क्या पूछता था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर और उसके सैनिकों की बातचीत को रेडियो पर प्रसारित किया जाता था और एन जो है रेडियो सुनती रहती थी। तो एक दिन एन ने क्या सुना कि हिटलर अपने घायल सैनिकों का हालचाल पूछने के लिए उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। वे घायल सैनिकों से युद्ध स्थान का नाम और वे कैसे घायल हुए इसके बारे में पूछ रहे, और दूसरी तरफ देखिए घायल सैनिक बड़े उत्साह से अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जितने ज्यादा घाव उतना ही ज्यादा गर्व। तो जितने ज्यादा उन सैनिकों को घाव होते थे वे सैनिक उतना ही गर्व महसूस करते थे। प्रश्न संख्या 12, एन की अज्ञातवास के समय क्या रुचियां थी? अब एन अज्ञातवास में थी तो कुछ ना कुछ तो रुचियों में वृद्धि हुई उसकी। क्या हुआ कि अज्ञातवास के दौरान परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं में उसकी खासी रुचि हो गई। इस दौरान वो पत्रिकाओं से फिल्मी कलाकारों के चित्र भी इकट्ठे करती थी और फिल्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करती थी, उनकी समीक्षा करती थी और हर सप्ताह प्रकाशित होने वाले सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका को भी बड़े ध्यान से पढ़ती थी। प्रश्न संख्या 13, हॉलैंड के प्रतिरोधी दल लोगों की किस प्रकार से सहायता करते थे? हमने डायरी के पन्ने पाठ में देखा कि प्रतिरोधी दल जर्मनी लोगों के अत्याचारों से राहत दिलाने के लिए पीड़ितों को नकली पहचान पत्र बनवाते थे, पीड़ितों के लिए नकली पहचान पत्र बनवाते थे, उन्हें आर्थिक मदद देते थे और उनके लिए कोई ना कोई नया काम ढूंढने का भरसक प्रयास करते थे। वे पुरुषों के साथ यदि बात करते तो राजनीति और काम धंधे की बात करते थे और औरतों के साथ बात करते तो उनकी बात का विषय बदल जाता। क्या होता उनकी बात का विषय? भोजन और कष्ट के समय क्या क्या बातें होती हैं इस बारे में वो जिक्र करते थे। हमेशा खुश रहने वाले ये लोग बच्चों से अखबारों और पुस्तकों की बातें करते थे। मतलब वो हर वर्ग के अनुसार ही बातें करते थे, पुरुषों के अनुसार पुरुष की, महिलाओं के अनुसार महिलाओं की और बच्चों के अनुसार बच्चों जैसी बातें करते थे। इस अवसर पर वे उन्हें फूल और उपहार भी देते थे और ऐसा करने पर वे अज्ञातवास में जितने भी लोग थे उनका सबका दिल जीत लेते थे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। पुरुष स्त्री अधिकारों के विषय में एन के क्या विचार थे? एन के अनुसार पुरुष औरतों पर शासन इसलिए करता है क्योंकि वो कमा कर लाता है, लेकिन अब महिलाएं शिक्षित हो गई हैं क्योंकि शिक्षा, काम और प्रगति ने महिलाओं की आंखें खोल दी हैं। आधुनिक महिलाएं भी ये चाहती हैं कि उन्हें भी पूरी तरह से हक मिले। औरतों को भी सैनिकों का दर्जा दिया जाना चाहिए।
अब एन ने एक पुस्तक पढ़ी, उसका शीर्षक था मौत के खिलाफ मनुष्य। तो उसमें उन्होंने क्या देखा, क्या पढ़ा उन्होंने? आमतौर पर युद्ध में लड़ने वाले वीर को जितनी तकलीफ, पीड़ा, बीमारी और यंत्रणा से गुजरना पड़ता है, उससे कहीं अधिक तकलीफें औरतों को बच्चे जन्म देते समय झेलनी पड़ती है। और यहाँ तक कि औरतें अपने शरीर का आकर्षण भी खो देती हैं। मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए औरतें बहुत अधिक मजबूत और बहादुर सिपाहियों से भी ज्यादा संघर्ष करती हैं। और यहाँ पर एन को पूरा विश्वास है कि औरतें अगली सदी तक ज्यादा सम्मान और सराहना की हकदार होंगी। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 15। पाठ में एन का प्रकृति प्रेम कैसे झलकता है? यहाँ पर हमने देखा कि एन प्रकृति से बहुत प्रेम करती है। वह प्राकृतिक नजारों का आनंद लेना चाहती है। अज्ञातवास के दौरान वो घुट कर रह गई है। प्रकृति में बिताए गए पलों को वो याद करती है। एन बताती है कि आसमान, बादलों, चांद और तारों की तरफ देखना उसे शांति और आशा की भावना से सराबोर कर देता है। प्रकृति को वेलेरियन, जो कि एक फूलदार पौधा होता है, या ब्रोमाइड, जो कि निद्राकर औषधि होती है, उससे भी अधिक शांति देने वाली बताती है। उसके लिए प्रकृति शांति पाने का रामबाण दवा है। मतलब अगर आपको शांति चाहिए तो प्रकृति की गोद में चले जाओ। लेकिन वह प्रकृति को मैली खिड़कियों से नहीं निहारना चाहती, क्योंकि उसमें उसे आनंद नहीं मिलता। प्रकृति को वो ऐसा वरदान मानती है जिसका कोई सानी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने पाठ में से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उनको शामिल करने का प्रयास किया है। हमने पाठ के सारांश को समझा और हमने प्रश्नोत्तर चर्चा की। अब मुझे पूरी आशा है यदि इनमें से कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसका उत्तर सहज भाव से दे पाएंगे। आशा है आपको पाठ अच्छे